नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए 2-3 दिन की आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई, तो इसमें थोड़ा टेक्निकल समस्या थी, तो अभी ठीक हो गया है। तो आपकी क्लासेस फिर से डेली लगातार कंटिन्यू होंगी। चलिए, और देखो भैया, आपका जो है संडे को एक स्पेशल क्लास आने वाली है, तो आप लोग उसको फुल सपोर्ट करिएगा। और उसमें आपको बढ़िया बढ़िया एकदम जो है जीके के सवाल लिए गए, जो कि आपके आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो पुलिस का हो या फिर आप किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको जिसमें जीएस आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेस की, देखते हैं। अब भैया पहला सवाल क्या है, 19 अप्रैल को किस विद्वान की पुण्यतिथि होती है? आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, रूसो और कौन है, मैकियावेली। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति चार्ल्स डार्विन, अगर इनके बारे में बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन, याद नहीं भैया, चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें, इनका जो जन्म होता है, भैया, इनका जन्म होता है 12 फरवरी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है? 12 फरवरी को होता है। इनका जन्म कब होता है भैया? 12 फरवरी 1809 में इनका जन्म होता है। 12 फरवरी 1809 में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है भैया? इंग्लैंड में होता है। लेकिन अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं, तो इनकी जो मृत्यु होती है वह होती है कब भैया? 19 अप्रैल को होती है इनकी मृत्यु। और कब होती है? 1882 में होती है। और मृत्यु भी कहाँ पे होती है? इंग्लैंड में होती है। तो किसकी पुण्यतिथि है? आपके चार्ल्स डार्विन की पुण्यतिथि है, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो ये किस देश के हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है, किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। और क्या है भैया? जीव विज्ञानी थे। क्या थे? जीव विज्ञानी थे। और इन्हीं के द्वारा क्या दिया गया, याद रखिएगा, बड़ा फेमस है, प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत। प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया भैया? प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कब दिया गया था? याद रखिएगा, 1859 में दिया गया भैया। कब दिया गया था? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? याद रखेंगे, किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया है? 1859 में दिया गया है। याद रखिए, चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने अपने जो भी प्रयोग किए, इन्होंने अपने प्रयोग कहाँ पे किए, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने अपने प्रयोग कहाँ पे किए? तो याद रखिएगा, गैलोपैगास द्वीप पे। कहाँ पे किए थे? गैलोपैगास द्वीप। कहाँ पे गया था भैया? गैलोपैगास द्वीप पे इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। और आपसे पूछा जाएगा, जो गैलोपैगास द्वीप है ये कहाँ पड़ता है? तो गैलोपैगास द्वीप जो है ये किस देश के अधीन में आता है? तो इक्वाडोर के अधीन में आता है। किसके अधीन में आता है भैया? इक्वाडोर के अधीन में आता है। गैलोपैगास द्वीप जो आपको पड़ता है, कौन से किस देश के अधीन आता है? इक्वाडोर के अधीन आता है। और याद रखिएगा, जो गैलोपैगास द्वीप है ये किस महासागर में पड़ता है? गैलोपैगास द्वीप आपका किस महासागर में पड़ता है? तो भैया याद रखिएगा, ये आपका कौन से महासागर में पड़ता है? गैलोपैगास द्वीप आपका कौन से देश में पड़ेगा? इक्वाडोर में पड़ेगा। अगर महासागर की बात करता है तो ये कौन से महासागर में पड़ेगा भैया? प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में पड़ेगा? प्रशांत महासागर में पड़ेगा। याद रखिएगा, कौन से महासागर में पड़ता है भैया? प्रशांत महासागर में पड़ता है। और याद रखिए, जो आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी याद रखना भैया, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। और याद रखना, यहीं पे है एक बड़ा फेमस ज्वालामुखी पर्वत, क्या है? माउंट चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो जो पड़ता है, माउंट चिम्बराजो कहाँ पड़ता है? आपका इक्वाडोर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में पड़ता है। क्योंकि यह जो है आपका कौन से महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो कौन से महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो इक्वाडोर जो है, क्योंकि यह इक्वेटर पे स्थित है, इसका नाम ही क्या हो गया भैया? इक्वाडोर हो गया। क्या हो गया? कौन सी रेखा पे स्थित है? ये आपका भूमध्य रेखा पे। कौन सी रेखा पे? ये आपका भूमध्य रेखा पे। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पे स्थित देश का नाम क्या है? इक्वाडोर। क्या नाम है भैया? इक्वाडोर। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी फेमस पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। और ये कहाँ के हैं? जर्मन दार्शनिक थे। ये कहाँ के थे? जर्मन दार्शनिक थे। याद रखिएगा, ये क्या थे भैया? जर्मन दार्शनिक थे। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। और इनका एक बड़ा फेमस कथन याद रखिएगा, इनका एक बड़ा फेमस कथन है, धर्म मनुष्य को केवल क्या बनाता है? कमजोर बनाता है। ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स। लिख लीजिएगा, धर्म केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है। धर्म केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है। ये किसने कहा हुआ है? धर्म केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है, ये किसने कहा हुआ है? तो किसने कहा भैया? कार्ल मार्क्स ने कहा हुआ है। रूसो की बात करें, याद रखिए, इनकी बड़ी फेमस कृति है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी फेमस रचना याद रखिएगा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की रचना है। मैकियावेली की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनकी बड़ी फेमस दो कृतियां हैं, याद रखिएगा द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वार। द प्रिंस किसकी पुस्तक है याद रखिएगा? तो मैकियावेली की है। और एक फेमस पुस्तक का नाम क्या है? द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार। द प्रिंस और क्या भैया? द आर्ट ऑफ वार। ये किसकी दोनों फेमस पुस्तकें हैं? मैकियावेली। किसकी फेमस पुस्तकें हैं? मैकियावेली की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चलिए भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है भैया? विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और क्या है 14 अप्रैल। देखिए बात करते हैं विश्व यकृत। अगर हम बात करते हैं यकृत की तो याद रखिए भैया, यकृत याद रखिएगा शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग। याद रखिएगा शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग आपका कौन सा होता है? शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है भैया? तो याद रखिए कौन सा होता है? यकृत होता है। देखो भैया, यकृत की बात करें, याद रखिएगा शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा दूसरा अंग, सबसे बड़ा दूसरा अंग याद रखेंगे। सबसे बड़ा दूसरा अंग कौन सा होता है? आपको कमेंट करके बताना है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ये कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे? दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है? याद रखेंगे सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है भैया? तो सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सबसे बड़ी लिख लेंगे सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि। सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी याद रखेंगे? सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी? यकृत है। याद रखिएगा स्वतः ठीक होने का गुण, अगर यकृत को काट दिया जाए तो स्वतः ठीक होने का गुण किसके पास होता है? यकृत। लिख लीजिएगा स्वतः उपचार की शक्ति, स्वतः ठीक होने की शक्ति, स्वतः ठीक होने की शक्ति किसके पास होती है? होने की शक्ति, स्वतः ठीक होने की शक्ति किसके पास होती है? कौन से अंग में होती है? यकृत में। इसके अलावा याद रखिएगा अगर किसी व्यक्ति को जहर देके मारा गया है तो किसके परीक्षण के द्वारा, किसका निरीक्षण करने के बाद पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया? किसकी जांच करेंगे? यकृत। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे जहर की जांच, जहर की जांच, जहर की जांच किस अंग के द्वारा की जाती है? यकृत के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसकी जांच करने के लिए कौन होता है? कौन से अंग की जांच की जाती है? यकृत की जांच की जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। लिख लीजिएगा भ्रूण अवस्था के दौरान, भ्रूण अवस्था के दौरान, भ्रूण अवस्था के दौरान, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो याद रखिए कौन करता है भैया? तो आपका यकृत करता है। यकृत में भी कौन सी कोशिका करती है? मेसोडर्म कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? मेसोडर्म कोशिका। याद रखिएगा मेसोडर्म कोशिका। कौन सी कोशिका करती है? मेसोडर्म कोशिका करती है। याद रखेंगे कौन सी कोशिका करती है? मेसोडर्म कोशिका। याद रखिएगा इसको। अगर आपसे पूछेगा कौन सी कोशिका निर्माण करती है? भ्रूण। देखिए भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत। यकृत में भी कौन सी कोशिका करती है? मेसोडर्म कोशिका। कौन सी कोशिका करती है? मेसोडर्म कोशिका करती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे देखिए इसमें एक आंकड़ा है, याद रखिएगा WHO के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है कि हर वर्ष जो भारत में बीमारी होती है उसमें से 10% कारण क्या होता है? यकृत होता है। लिख लीजिएगा भारत में बीमारी का 10% कारण, बीमारी का 10% कारण क्या होता है? 10% कारण क्या होता है? यकृत होता है। और ये किसने आंकड़े जारी किए हैं? WHO ने जारी किए। किसने जारी किए हैं? WHO ने जारी किए। WHO की बात करें तो याद होगा आपको 7 अप्रैल 1948 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया इसका? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। और डॉक्टर टेड्रोस किस देश के? याद रखिएगा इथियोपिया के। किस देश के भैया? इथियोपिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं ये? इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। क्या है भैया? अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। याद रखिएगा अदिस अबाबा क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा यकृत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष क्या मनाया जाता है? यकृत दिवस मनाया जाता है। और यकृत दिवस कब होता है? याद रखिएगा यकृत दिवस कब होता है भैया? आपका 19 अप्रैल को होता है। याद रखेंगे यकृत दिवस कब होता है? 19 अप्रैल को क्या होता है? यकृत दिवस। याद रखेंगे
यकृत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष क्या होता है, 19 अप्रैल को यकृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 17 अप्रैल की बात करें तो इस दिन क्या होता है, याद रखिएगा, हीमोफीलिया दिवस। क्या होता है भैया, हीमोफीलिया दिवस, याद रखेंगे, हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस कब होता है, तो 17 अप्रैल को होता है। और इसी को क्या कहते हैं, शाही रोग भी इसे कहा जाता है। कौन सा रोग कहते हैं, शाही रोग भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का जो है नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसके अलावा याद रखिएगा, जो हीमोफीलिया है भैया, यह एक कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है ये, अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है आपका, ये अनुवांशिक रोग है। याद रखिए कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। 18 अप्रैल की बात करें तो इस दिन कौन सा दिवस होता है, याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस होता है भैया। क्या होता है, विश्व विरासत दिवस होता है। विश्व विरासत दिवस कब होता है, याद रखिए कब होता है, 18 अप्रैल को होता है। 14 अप्रैल की बात करें तो किसकी जयंती भी है, बी आर अम्बेडकर की क्या होती है, बी आर अम्बेडकर की क्या होती है, जयंती होती है। अभी हाल ही में मनाया गया है, बी आर अम्बेडकर की क्या होती है भैया, जयंती होती है। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो याद करो भैया, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, महू। महू कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, महू कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। इसके अलावा इनकी पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। इनकी पुस्तक क्या थी भैया, याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम था, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है, तो बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा याद रखिएगा, अ वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है, अम्बेडकर साहब की आत्मकथा है। लिख लीजिएगा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, इनकी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है भैया, वेटिंग फॉर अ वीजा। क्या नाम है, वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है, याद रखिएगा किसकी आत्मकथा है, तो वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है, बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा इनकी पत्रिका कौन सी थी भैया, मूक नायक पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी, मूक नायक एवं बहिष्कृत सभा सारणी। याद रखिएगा, बहिष्कृत सभा सारणी, बहिष्कृत सभा सारणी, बहिष्कृत सभा सारणी, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं, मूक नायक पत्रिका, बहिष्कृत सभा सारणी, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हैं। याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया आपका, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं आईपीएल की, अगर हम बात करें भैया आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत कब होती है आपको याद होना चाहिए। इसकी शुरुआत होती है सन 2008 में इसकी शुरुआत होती है। और इसका फर्स्ट संस्करण जो है, फर्स्ट संस्करण इसको जीता कौन था, तो याद रखिए कौन जीता था, फर्स्ट संस्करण कौन जीता भैया, राजस्थान रॉयल्स जीता था। कौन जीता था, राजस्थान रॉयल। और उसमें इसके कप्तान कौन थे, तो याद रखिएगा इसके कप्तान कौन थे उस समय, तो शेन वार्न। कौन थे भैया, शेन वार्न इसके जो है उस समय के कैप्टन थे। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, नो स्पिन। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, नो स्पिन। याद रखिएगा इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, नो स्पिन। इनकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, शेन वार्न। किसके देश के थे भैया, ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के थे, ऑस्ट्रेलिया के। और अगर हम बात करते हैं अभी 2022 में कौन सा संस्करण हुआ था, तो 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ था, 15वां हुआ था। 15वें संस्करण की बात करें तो इसका विजेता कौन था, तो इसका विजेता कौन था भैया, तो इसका विजेता कौन था, गुजरात टाइटन। कौन था, गुजरात टाइटन। और इसका उपविजेता कौन था, तो इसका उपविजेता याद रखिएगा, उपविजेता कौन था भैया, राजस्थान रॉयल्स था। कौन था, राजस्थान रॉयल। और 15वें संस्करण की अगर हम बात करें, इसमें ऑरेंज कैप होल्डर कौन था भैया, तो जोस बटलर। कौन था, जोस बटलर थे, जोस बटलर। और अगर बात करें इसमें पर्पल कैप विजेता कौन था, तो पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट कौन पाया था, यजुवेंद्र चहल। कौन थे भैया, यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल कौन थे, यजुवेंद्र चहल थे। याद रखिएगा पर्पल कैप उस बार कौन पाया था आपको, तो याद रखना यजुवेंद्र चहल। ऑरेंज कौन था, जोस बटलर। और अगर हम बात करें 2023 में कौन सा संस्करण हो रहा है, तो आपको याद होना चाहिए 2023 में, 22 में 15 हुआ था, तो इस बार कौन सा क्रम का होगा, 16वें क्रम का होगा। इस बार 2023 में कौन से क्रम का हो रहा है, 16वें क्रम का हो रहा है। और इस बार इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है भैया, टाटा है। कौन है, टाटा है। याद रखिएगा टाटा कौन है भैया, टाटा है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है इस बार, टाटा है। इस बार अगर हम बात करते हैं जो इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो सबसे महंगा खिलाड़ी की अगर हम बात करें, सबसे महंगा खिलाड़ी, तो सबसे महंगा खिलाड़ी याद रखिएगा कौन है भैया, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था इस बार, तो याद रखिए कौन था भैया, इसमें इस बार कौन था, सैम करन। कौन था, सैम करन।
कौन सी टीम में खेलते हैं? तो याद रखिएगा ये पंजाब। कौन सी टीम में है? ये पंजाब टीम में है। कौन सी टीम में है? पंजाब। किंग्स 11 पंजाब की टीम में कौन है? सैम करन, सबसे महंगा खिलाड़ी, 18.5 करोड़ रुपए। कितने के हैं? 18.5 करोड़ रुपए। अब देखिए अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल की बात करें भैया, याद रखिएगा आईपीएल में क्या है? सबसे तेज 6000, सबसे तेज 6000। देखिए सबसे पहले बनाने वाले नहीं, सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले, सबसे तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है आईपीएल के अंदर? तो याद रखिए क्या नाम है इनका? डेविड वार्नर। क्या नाम है भैया? डेविड वार्नर। याद रखिएगा क्या नाम है? डेविड वार्नर। और अभी ये किस टीम के कैप्टन है? याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल के कैप्टन है। दिल्ली कौन है भैया? डीसी, यानी दिल्ली कैपिटल के कैप्टन है इस समय। कौन है? तो डेविड वार्नर है। ठीक है, सबसे तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? डेविड वार्नर के पास है। किसमें? आईपीएल में। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अभी एक प्रीमियर लीग और हुआ है, वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है भैया। महिलाओं का जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है, ये कौन से नंबर का संस्करण था? ये पहला संस्करण था, फर्स्ट संस्करण था इसका। और याद रखिएगा फर्स्ट संस्करण में अगर आपकी बात की जाए भैया विजेता कौन था, तो याद रखिए विजेता कौन था? मुंबई इंडियन। कौन था भैया? मुंबई इंडियन, यानी एमआई। कौन था विजेता? एमआई। उप विजेता कौन था? उप विजेता याद रखिएगा उप विजेता कौन था भैया? तो डीसी। उप विजेता कौन था? दिल्ली कैपिटल, यानी डीसी था। इसके अलावा याद रखिएगा जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसमें पर्पल कैप विजेता कौन था? पर्पल कैप विजेता। इसके अलावा ऑरेंज कैप विजेता, ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप की बात करें कौन जीता है भैया? मिग लेनिंग। क्या नाम है? मिग लेनिंग। याद रखिएगा मिग लेनिंग। क्या नाम है? मिग लेनिंग है। इसके अलावा अगर पर्पल कैप की बात करें तो याद रखिएगा क्या किसने जीता है? पर्पल कैप को जीता है तो हेली मैथ्यूज। क्या नाम है? हेली मैथ्यूज ने जीता है। किसने जीता है भैया? एली मैथ्यूज ने जीता हुआ है। किसने जीता हुआ है? एली मैथ्यूज ने जीता है। कौन से नंबर का संस्करण था? पहले नंबर का संस्करण था। और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी भैया? सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? याद रखिए क्या नाम था? स्मृति मंधाना। क्या नाम था? सबसे महंगी खिलाड़ी का नाम क्या था? स्मृति मंधाना। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी भैया? याद रखिएगा क्या नाम था? स्मृति मंधाना। याद रखेंगे स्मृति मंधाना। सबसे महंगी खिलाड़ी का नाम क्या था? याद रखेंगे क्या नाम था? स्मृति मंधाना। ठीक है, चलिए और कौन सी टीम की थी? याद रखिएगा कौन सी टीम की थी भैया? आरसीबी। कौन सी टीम की थी? आरसीबी टीम की। तो अब इसमें हम बात करते हैं आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है भैया आपका? तो याद रखिएगा डेविड वार्नर। कौन है? डेविड वार्नर है। कौन है? डेविड वार्नर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास। क्या लिखते हैं यार? युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में? देखिए पहली बात तो आपसे पूछेगा कॉप इंडिया है क्या? तो कॉप इंडिया क्या है भैया? देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना कॉप इंडिया। कॉप इंडिया, कॉप इंडिया है क्या? तो कॉप इंडिया पहली बात तो क्या है भैया? युद्धाभ्यास है। तो कॉप इंडिया है क्या? ये आपसे पूछेगा तो ये क्या है? युद्धाभ्यास है। क्या है? युद्धाभ्यास है। दूसरी बात अगर आपसे पूछा किसके बीच में होता है? आर्मी के बीच में होता है कि सेना के बीच में होता है? तो ये किसका युद्धाभ्यास है? वायुसेना का। किसका भैया? वायुसेना का युद्धाभ्यास, यानी दोनों देशों की क्या लगेंगी? सेना। इसमें जो है वायुसेना का युद्धाभ्यास है। इसके अलावा अगर बात करें जो कॉप इंडिया युद्धाभ्यास है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? सन 2004 में इसकी शुरुआत। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? सन 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इस बार 2023 में इसका आयोजन, 2023 में इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो 2023 में इसका आयोजन कहां पे हुआ है? याद रखिएगा एक तो कलाईकुंडा में हुआ है। कहां हुआ है? कलाईकुंडा में हुआ है। दूसरा कहां पे हुआ है भैया? कलाईकुंडा के साथ में हुआ है आपके कहां पे? आगरा में हुआ है। कहां पे हुआ है? आगरा में। तो याद रखिएगा ये कितनी जगहों पे हुआ है? 2 जगहों पे हुआ है, कलाईकुंडा में और कहां पे हुआ है? आगरा में हुआ है। किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और किसके बीच में हुआ है? यूएसए की वायुसेना के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा भारत और यूएसए की वायुसेना के बीच में हुआ है। पहली बार कब हुआ था? सन 2004 में हुआ था। अब देखिए अगर बात करें भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो बात करते हैं भैया कौन सा? गरुण और वरुण। याद रखिएगा गरुण और वरुण युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इंडोनेशिया की बात करें तो भैया याद रखिएगा समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। याद रखेंगे समुद्र शक्ति, इसके अलावा गरुण शक्ति, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। नेपाल और भारत के बीच में कौन सा होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास। कौन सा भैया?
सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। किसके किसके बीच में हुआ है कोप इंडिया? तो भारत और अमेरिका की कौन सी सेना के बीच में हुआ है? वायुसेना के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष राज्य बना है। आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कौन सा है? केरल। देखिए यहां पे क्या है भैया? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की बात करें तो ये दर्शाता क्या है कि कोई भी राज्य ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में कितना ज्यादा दक्ष है, यानी कितना ज्यादा निपुण है। तो ठीक है, तो इसमें अगर बात करें इसको जारी कौन करता है, इसका जारीकर्ता कौन होता है? तो इसका जारीकर्ता कौन होता है भैया? तो याद रखिएगा इसका जारीकर्ता होता है, इसका जारीकर्ता कौन होता है? AEEE। कौन सी संस्था है भैया? AEEE एक संस्था है। AEEE कौन सी संस्था? AEEE। साथ में होता है भैया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। कौन होता है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। और इसके साथ में कौन होता है भैया? विद्युत मंत्रालय होता है। कौन होता है? विद्युत मंत्रालय होता है। कौन सा मंत्रालय होता है? विद्युत मंत्रालय होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसमें इसको जारीकर्ता कौन कौन से होते हैं? AEEE एक संस्था है, एक कौन है भैया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, एक है विद्युत मंत्रालय। इसमें से आपको याद करना है कि जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है भैया कब होती है? 1 मार्च सन 2002 में होती है। कब होती है? 1 मार्च सन 2002 में किसकी स्थापना होती है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की होती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की बात करें इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। याद रखिएगा ऊर्जा दक्षता के मामले में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक है। किसका है? कर्नाटक का है। इसके अलावा याद रखिए कर्नाटक को ही क्या भैया? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में यानी सबसे पहले न्याय करने के मामले में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। याद रखिएगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में अगर हम बात करें इसमें भी पहले स्थान पे कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक राज्य है। और इसमें 18वां राज्य कौन सा है? तो आपका यूपी है। कौन है भैया? उत्तर प्रदेश है। और याद रखिएगा इसका जारीकर्ता कौन होता है? इसका जारीकर्ता कौन होता है भैया? टाटा ट्रस्ट। कौन जारी करता है इसको? टाटा ट्रस्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट इसको जारी करता है। कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट इसको जारी करता है। याद रखिए कौन जारी करता है इसको? टाटा ट्रस्ट जारी करता है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कर्नाटक हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ? याद रखिएगा राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहां पे हुआ है? यूपी के किस जिले में हुआ है? लखनऊ जिले में। किस जिले में हुआ है? लखनऊ जिले में। याद रखिएगा यूपी के कौन से जिले में हुआ है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन? लखनऊ जिले में हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी। कौन सा जिला है भैया? वाराणसी में। याद रखिएगा G20 के कृषि समूहों की बैठक, G20 के कृषि समूह की बैठक, G20 के कृषि समूह की बैठक कहाँ होने वाली है? कृषि समूह की बैठक कहाँ होने वाली है? तो कृषि समूह की बैठक कहाँ पे होगी? वाराणसी में। याद रखिएगा G20 का यूपी में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? G20 का यूपी में ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया? G20 का यूपी में ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया? G20 का यूपी में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तुलिका रानी। याद देखिए कौन है? तुलिका रानी। G20 का यूपी में ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया? तुलिका रानी। याद रखें कौन है? तुलिका रानी है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो केरल है भैया, केरल भारत का एक पहला ऐसा हाई कोर्ट है। केरल का पहली बात हाई कोर्ट का नाम क्या है? केरल के हाई कोर्ट का नाम बताओ भैया। तो केरल के हाई कोर्ट का नाम क्या है? एर्नाकुलम। कहां पे है? एर्नाकुलम हाई कोर्ट। कहां पे भैया? एर्नाकुलम हाई कोर्ट कहां पे है? एर्नाकुलम में है। याद रखिएगा केरल का हाई कोर्ट कहां है? एर्नाकुलम में। और भारत का पहला राज्य जो अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करेगा, कौन सा हाई कोर्ट है? एर्नाकुलम। याद रखिएगा फैसले को किस में प्रकाशित करेगा? स्थानीय भाषा में। कौन सी भाषा में? स्थानीय भाषा में प्रकाशित करेगा। कौन सा राज्य है? केरल। केरल की भाषा क्या है भैया? मलयालम। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा। याद रखिए कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा है? मलयालम। और एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अंतर्गत ही क्या था भैया? पांडिचेरी। जो आपका पांडिचेरी है भैया,
माफ कीजिएगा, जो आपका लक्षद्वीप है, कौन सा है भैया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी किस में आता है, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी किसके अंतर्गत आता है, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी किस में आता है, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी किसके अंतर्गत आता है, एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखो भैया, जो कर्नाटक है यहाँ पे है धारवाड़, धारवाड़, और यही धारवाड़ में कौन सी खान है, KGF, रॉकी भाई की खान कहाँ है, धारवाड़ कर्नाटक में, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ कर्नाटक में एक भैया पहाड़ी है कुद्रेमुख पहाड़ी, क्या नाम है, कुद्रेमुख पहाड़ी, याद रखेंगे, कुद्रेमुख पहाड़ी, क्या नाम है, कुद्रेमुख पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी। जो कुद्रेमुख पहाड़ी है भैया, कुद्रेमुख पहाड़ी में लोहे के निक्षेप यानी लोहे का भंडार, कह सकते हैं लोहे का भंडार है, लोहे का क्या है यहाँ पे भंडार, याद रखिएगा, लोहे का भंडार आपका कहाँ पे, कुद्रेमुख पहाड़ी, जो कहाँ पे पड़ती है, आपके कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है भैया, कर्नाटक में पड़ती है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में एक स्थान है भैया श्रीशैलम, कौन सा स्थान है, श्रीशैलम स्थान है, जो किसके लिए फेमस है, स्टील उत्पाद के लिए, किसके लिए फेमस है, स्टील उत्पाद के लिए फेमस है। कौन सा स्थान है, स्टील उत्पादन के लिए फेमस है, तमिलनाडु का कौन सा स्थान है, श्रीशैलम, याद रखेंगे, कौन सा स्थान है, श्रीशैलम, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइन करने के बाद आपको जैसे ही क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, उसके जस्ट बाद आपको इसका PDF भी ऐसे लिखा, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा भैया, ठीक है। चलिए, ये आज आपकी क्लासेस थी, ये आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से आज की आप क्लास समाप्त की जाती है भैया। संडे के लिए आपको एक स्पेशल क्लास मिलने वाली है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।